हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा हाल ही में इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत सर्विस में इंडक्ट किया गया है, जो कि फ़िलहाल ऑपरेट किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म से MiG-29 केस को इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से रफाल M को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि इसी क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है, जिसका अप्रूवल बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा और उससे भी मोस्ट लाइकली रफाल M जो है ये ऑपरेट होंगे और फ्यूचर में TDBF का ऑपरेशन होगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसमें से जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी खुद की पावर से टेक ऑफ करते हैं। तो फाइटर जेट्स यहाँ से टेक ऑफ हो जाते हैं, पर जो सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिसमें बड़े एवैक्स हो गए वो इससे ऑपरेट नहीं हो पाते हैं और एवैक्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि रशियन का 31 है। तो इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रिक्योरमेंट के बाद रिक्वायरमेंट थी एडिशनल इन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को प्रिक्योर करने की और करीबन 10 कमोफ का 31 हेलीकॉप्टर्स हम प्रिक्योर करने वाले थे। और अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से इस प्रिक्योरमेंट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और ऐसा लगता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से किया गया है। तो जो नेगोशिएशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। ऑल्दो कुछ का 31 हेलीकॉप्टर्स को हम पहले से ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनके साथ ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स में रेंज का लिमिटेशन आ जाता है और जो रेडार भी यहाँ से ऑपरेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो प्रॉपर कवरेज जो है वो नहीं मिल पाती और ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी एंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर सपोर्ट भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाता है। तो इसके कंपैरिजन में जो E2 हॉकाई जैसे एवैक्स हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से वो प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट नहीं हो सकते, तो मजबूरी में हमको हेलीकॉप्टर बेस्ड एवैक्स को यूज़ करना पड़ता है। अब क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स भी नहीं लिए जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे और ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो रॉयल नेवी द्वारा क्रोज नेस्ट एवैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत अगस्ता वेस्टलैंड 101 हेलीकॉप्टर में ये रडार सिस्टम्स को लगाया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये रडार सिस्टम डिसेंट तो है, पर बहुत ज़्यादा पावरफुल ये भी नहीं माना जाता। तो ये बात हम आपको बता दें कि क्रोज नेस्ट को लेने से पहले रॉयल नेवी द्वारा ऑप्शंस एक्सप्लोर करे जा रहे थे, जिसके अंतर्गत एक AES से बेस्ड अगस्ता वेस्टलैंड 101 का भी वेरिएंट निकलकर सामने आया था, पर वहाँ पर भी रेंज को लेकर लिमिटेशंस हैं। इस प्रोग्राम के दौरान एक और ऑप्शन एक्सप्लोर किया गया था, जो कि एक्चुअली हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं EV-22 ऑस्प्रे बेस्ड एवैक्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं V-22 ऑस्प्रे जो है ये एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है, जो कि हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकता है, वर्टिकली लैंड भी कर सकता है और फ्लाइट में जाकर अपने रोटर्स को टिल्ट करके एयरक्राफ्ट की तरफ फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर एंड्योरेंस भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, रेंज जो है हेलीकॉप्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे हम इसमें स्पीड की भी बात कर लें, वो एक फाइटर प्लेटफॉर्म के लिहाज से ज़्यादा ऑप्टिमम है। तो ये एक प्रॉपर फिक्स्ड विंग एवैक्स की तरह ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है, अपनी हाई स्पीड की मदद से फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ कैचअप कर सकता है, साथ ही साथ एक बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करा सकता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो फाइटर ऑपरेशंस होते हैं उसमें सिचुएशनल अवेयरनेस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। एवैक्स जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं और एक पावरफुल एवैक्स गेम चेंजर का काम कर सकता है। इसीलिए चाइना द्वारा जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया है, जिसे फुजियान कहते हैं, इनसे ऑपरेट करने के लिए इनके द्वारा स्पेशली फिक्स्ड विंग एवैक्स को बनाया गया है, जो कि E2 हॉकाई पर बेस्ड बताया जाता है और इसे KJ-600 कहा जाता है। तो अगर V-22 ऑस्प्रे पर बेस्ड एक एवैक्स बना भी लिया जाता है तो सवाल ये उठेगा कि क्या ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने में सक्षम होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई और चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो INS विक्रांत है इसमें लिफ्ट विड्थ में करीबन 10 मीटर की यानी कि 10 मीटर की है और लेंथ में 14 मीटर के अप्रॉक्स है और सी फेसिंग है। तो ऑस्प्रे की जो विड्थ है ये अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर है, लेकिन ये अपने विंग्स को रोटेट और फोल्ड दोनों कर सकता है और जो इसकी फोल्डेड विड्थ है ये खाली 5.61 मीटर की रह जाती है। वहीं पर लेंथ की बात करें तो डेफिनेटली ये INS विक्रांत की लेंथ से ज़्यादा है, करीबन 17.5 मीटर की यहाँ पर लंबाई है। वहीं पर विक्रांत की जो लिफ्ट है ये 14 मीटर की है, पर यहाँ पर जो टेल सेक्शन है वो रियर लैंडिंग गियर से पीछे निकला है। क्योंकि लिफ्ट सी फेसिंग है तो मोस्ट लाइकली ये लिफ्ट में बड़े आराम से आ जाना चाहिए।
तो अगर इन्हें INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाता है तो मोस्ट लाइकली इनके हैंगर मूवमेंट और लिफ्ट से मूवमेंट में परेशानी नहीं आनी चाहिए। पर जो EV-22 वर्जन है वो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इसके डेवलपमेंट को इंडिया को फंड करना पड़ेगा अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं। पर ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शन ही सही नजर आती है, क्योंकि हम INS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करेंगे और उनसे बड़े एवैक्स लॉन्च नहीं किए जा सकते। तो ये सही समय है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि का-31 हेलीकॉप्टर्स तो हमें नहीं मिलने वाले हैं और ना ही ब्रिटिश क्रोज नेस्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ्यूचर रेडी हैं। रॉयल नेवी उन्हें खुद 2029 से रिटायर करने का प्लान कर रही है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।